आता है जुड़वा क्लास में जो भी क्लास 10वीं के स्टूडेंट है उन सभी का सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम है सामाजिक विज्ञान का यानी कि सोशल साइंस का। तो जो भी पेपर देने जाएंगे 7 मार्च 2026 को, तो एक बार इस वीडियो का अंत तक वॉच कर जाना, क्योंकि अगर आपने इस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर नहीं किया तो चाहे आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो तब भी वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है। तो इसको ध्यान से देख जाना, आपको ये कंफर्म हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, किस टाइप से पूछे जाते हैं, कैसे आएंगे। तो बिना किसी देरी के अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर करते हैं ताकि वो भी देखें, उन्हें भी समझ आए। वीडियो को लाइक करना और सबसे इंपॉर्टेंट काम, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल पर। अब आपके पेपर खत्म हो चुके हैं, आखिरी पेपर रहेगा। ठीक है, इसके बाद मान लो किसी और का एडिशनल सब्जेक्ट है तो वो पेपर हो जाएंगे। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में हम लाइव आएंगे और रिजल्ट की हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम देंगे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। सब्सक्राइब लाइक का टारगेट आपके लिए रखा है, ज़्यादा टारगेट लंबा नहीं है। ठीक है, 100 सब्सक्राइबर 100 लाइक, बस इतना छोटा सा टारगेट है, इसको कंप्लीट करवाना। अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करना, एंड तक वॉच कर लेना। करते वीडियो स्टार्ट। कक्षा 10वीं का ये पेपर है सामाजिक विज्ञान का। पेपर 3 घंटे और 80 मार्क्स का रहेगा। अब बात करें इंस्ट्रक्शंस, तो इंस्ट्रक्शंस को समझे उससे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि आपका जो पेपर बन के आएगा वो आप सेक्शन वाइज ही करना। मान लो आप खंड क्या कर रहे हो तो खंड क्या को ही करना, क्वेश्चन नंबर डाल के वो खंड क्या ही स्टार्ट करना। जब वो खंड क्या कंप्लीट हो जाए उसके बाद खंड ख स्टार्ट करना भूगोल का। जब भूगोल के सारे क्वेश्चन हो जाए उसके बाद खंड ग स्टार्ट करना, तभी आपके जो क्वेश्चन से करेक्ट माने जाएंगे। मान लो खंड क्या किया, अब आप सोच रहे हो मैं खंड ग कर लूँ, गया का क्वेश्चन मुझे आता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्वेश्चन गलत कर दिया जाएगा आपका, चाहे वो सही हो तब भी। ठीक है, तो ये गलती मत करना। जो सेक्शन स्टार्ट किया उसको जल्दी कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट सेक्शन पे आप जाओ। क्लियर, ये चीज़ थी। अब करते हैं स्टार्ट सामान्य निर्देशन इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन समझो किस टाइप से करना है। पर सब पता नहीं, जो पूरा पेपर होगा उसमें 38% होंगे और सभी पर्सन आपको करने हैं। ठीक है, अब इसे 38% ऐसे नहीं कि आपके शुरू के 20 MCQ, उसके बाद 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 5 नंबर, ऐसा नहीं होगा। अब ठीक है, यही चीज़ें चेंज है। तो समझते हैं कैसे। 517 वो 4 खंडों में विभाजित है, यानी 4 सेक्शनों में का पूरा पेपर है, डिवाइड होगा। कितने सेक्शन? 4। ठीक है, वो खंड क्या होगा, वो पूरा खंड का इतिहास से आएगा। अब जो खंड क्या है इसमें MCQ के भी होंगे, 1 नंबर के भी होंगे। ठीक है, MCQ वाले 1 नंबर के होते हैं, 2 नंबर के भी होंगे, 3 के भी होंगे, 5 के, सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे खंड क्या में। ठीक है, उसके बाद खंड क्या होगा, भूगोल, यानी भूगोल के जितने भी चैप्टर है वो सारे क्वेश्चन उस भूगोल के चैप्टर्स के खंड ख में रहेंगे। खंड क्या होगा, जो राजनीतिक विज्ञान का होगा, यानी जितने भी राजनीतिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस है, चाहे संविधान कह लो या और कोई क्वेश्चंस कह लो, वो सारे के सारे MCQ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, सारे खंड ज्ञा में भी रहेंगे। खंड ज्ञा होगा जिसमें अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि पहले क्या होता था कि जो ये है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, इन चारों के खंड वाइज आते थे। जैसे खंड कै में इन चारों चैप्टर से, यानी चारों बुक से आपके MCQ क्या आ जाते हैं खंड कै में। खंड कै में, खंड ख में 2 नंबर के आ जाते हैं, खंड ग में 3 नंबर के, वह खंड गह था इसमें आपके 5 नंबर के हो जाते थे। लेकिन अब ये सिस्टम हटा दिया। अब चारों के चारों खंडों में MCQ भी होंगे, 2 नंबर के भी होंगे, 3 नंबर के भी होंगे, 5 नंबर के भी होंगे, पैसेज भी होगा। ठीक है, ये इसमें बोला गया है। उसके बाद चलते आगे समझने। प्रत्येक खंड में 20 अंक का होगा, यानी कि ये बोला गया जो 4 सेक्शन है 20 मार्क्स के रहेंगे। क्लियर, और इसमें आपके बहुविकल्पीय भी होंगे, जैसे हमने आपको समझाया, 1 नंबर के। अति लघु भी होंगे 2 नंबर के, लघु उत्तरीय भी होंगे 3 नंबर के, और दीर्घ उत्तरीय होंगे 5 नंबर के, और केस दायित्व होते हैं 4 नंबर का एक पैसेज होगा। इस तरीके से बताया गया है। अति लघु में 2 अंकों के होंगे। ठीक है, 40 मार्क्स, 40 शब्दों में आपको लिखना है। लघु उत्तरीय होंगे जो 3 नंबर के होंगे, 60 शब्दों में लिखना है। दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न होंगे जो 5-5 मार्क्स के होंगे, 120 शब्दों में लिखना आपको, यानी ये बताया गया कितने शब्दों में आपको लिखना होगा। केस आधारित होंगे, यानी कि इसमें 3 उप प्रश्न दिए होंगे। ठीक है, वो ये 4 नंबर का होगा। ये चीजें बताइए जो भी हमने ऊपर आपको बताई थी। ठीक है, और जो मानचित्र होगा वो आपका खंड कै में आएगा। यानी खंड कै है ना, उसमें इतिहास का रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसमें 2 नंबर का इतिहास की बुक्स आ जाएगा मैप। वो खंड ख भूगोल है, इसमें 3 नंबर का होगा। ठीक है, ये बोला गया है इसमें। इसके बाद नंबर पॉइंट है, प्रश्न पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिए गए, विकल्प नहीं दिए गए। कुछ प्रश्न होंगे जिसमें आंतरिक विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होंगे जो 2, 3, 5 नंबर वाले होंगे जिसमें ऑप्शन दिया होगा, ऊपर वाला करा फिर नीचे वाला, इस तरीके से बोला गया है। आप कहते हैं खंड क्या इतिहास, खंड क्या है, जो इतिहास की बुक्स आएगा 20 नंबर का। पहला, उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति की, यानी रिक्त स्थान आपको भरना है। जैसे कि जेम्स वॉट,
जेम्स वॉट ने डैश द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया। ठीक, किसके द्वारा बनाए गए इंजन में सुधार किया था? जेम्स वॉट ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखो न्यूकामैन द्वारा भाप के इंजन बनाया गया था, उसमें सुधार किया था। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा, गलत कथन की पहचान कीजिए। आपको कथन बताना है कौन सा गलत है। जैसे कि इसमें जो गलत है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ये रचना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी, इसलिए सी करेक्ट आंसर है। गलत कथन, यहाँ पे देखो गलत है, यानी कौन सा कथन गलत बोला गया है इन चारों में से वो बताना है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा देखो लिखा हुआ है जोसेफी मैथ्सिनी। ठीक है, मैथ्सिनी के संदर्भ में कथन को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। ये कथन दिए हुए, इनको पढ़ना और बताना कौन सा विकल्प का सही है। जो तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका वो बनेगा मैथ्सिनी यंग इटली, वह यंग यूरोप नामक संगठन का निर्माण किया। किस संगठन का? एक तो क्या इटली, वह यंग यूरोप नामक संगठन का। तो इसलिए करेक्ट बी हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर केवल 2 इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको सिंपली इस तरीके से कथन वाले आ जाएंगे, विकल्प बताना हो कौन सा सही विकल्प है। वो बात चौथा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है बीजेपी, ठीक है, उसके किस अधिनिवेश में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया? पूर्ण स्वराज की मांग को किस में स्वीकार किया गया? कौन सा अधिनिवेश में किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा लाहौर अधिनिवेश। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बताना है। तो इस तरीके से खंड कै में सिर्फ 4 ही एमसीक्यू का होंगे क्वेश्चन, उसके बाद 5वां क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इसमें इस तरीके से किसी भी कथन की समीक्षा करना आ जाए जिसमें बोला गया बगानों में काम करने वाले लोगों की महात्मा गांधी के विचार एवं स्वराज को लेकर अपनी अवधारणा थी। यानी उनकी अवधारणा बताने की, महात्मा गांधी के विचारों की अवधारणा थी बगानों में काम करने वाले लोगों की। ठीक है, वो बतानी है, उसके कथन की समीक्षा करनी है। 2 नंबर का होगा, 3 पॉइंट लिख देना। ठीक है, पॉइंट्स में लिखना तभी 4 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से 5वां का सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का। उसके बाद छठा, भारत के स्वतंत्र संग्राम में विभिन्न जाति, धर्म एवं भाषा के लोगों में किस प्रकार सामूहिक उपनिवेश की भावना विकसित हुई? यानी आपको भाव बताने किस प्रकार के भाव विकसित हुए थे जाति, धर्म, भाषा के लोगों में। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा छठा। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारतीय स्वतंत्र संग्राम में फिर कोई रिलेटेड, जिसमें आपको विकास हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ऐसे भावना थी वो में किस प्रकार आपने परमवा था, इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। वह बात सातवां 5 नंबर का होगा। ठीक है, और इसमें आपको इस तरीके से, ये इंपॉर्टेंट है, जर्मनी के एकीकरण ये क्वेश्चन, और एक क्रांतिकारी फ्रांस ये अवतारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। कथन का मूल्यांकन कीजिए। यानी 7वें क्वेश्चन ऑप्शन दिया होगा ए या बी में से कोई एक करना है। ठीक है, और इस जर्मन का एकीकरण पक्का आएगा, याद कर लेना। ठीक है, आएगा पक्का 5 नंबर के में। ठीक है, तो इन दोनों में कोई एक करना होगा। इस तरीके 5 नंबर का 7वां रहेगा। तो वह 8वां आपका रहेगा 4 नंबर का। ठीक है, इसमें क्या बोला है? अनुच्छेद दिया, अनुच्छेद को पढ़ते हुए आंसर देना है। जिसकी बोला है 17वीं और 18वीं शताब्दी में, जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर उत्पादन के लिए गांवों की तरफ रुख करने लगे, यानी उत्पादन के लिए गांवों की तरफ जाने लगे थे। ठीक है, इसके कारण शहरों और गांवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ, यानी दोनों के बीच संबंध अच्छे हुए। सौदागर रहते तो शहर में थे, लेकिन उनके लिए काम ज़्यादातर देहात में चलता था, देहात में चलता था। ठीक है, इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायिक सेटलमेंट से ऊन खरीदते थे, जो ये है स्टेलर्स, ठीक है, स्टेपलर्स, इनसे ऊन खरीदते शेपनर से, और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। इससे जो धन मिलता था उसे बुनकरों और जेफलर्स और रंग सजानों, ठीक है, ये बोला रंग साजों के पास ले जाते थे। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी, फिर कपड़ों को फिनिश किया जाता और इसके बाद निर्यात व्यापारी कपड़े को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे। इसलिए लंदन को तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में भी जाना जाता है। नहीं, फिनिशिंग सेंटर, कपड़े को फिनिश करना, अंतिम स्तर पर ले जाना। ठीक है, तो एक कपड़ा तैयार हो जाए, ये चीज़ें बताई गई है। तो शहरों और गाँवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध कैसे विकसित हुआ, इस तरीके से पूछ लेगा। तो कैसे विकसित हुआ था, वो यही होगा कि गाँवों की तरफ रुख करने लगे थे, नहीं यूरोप और जो थे शहरों रुख करने लगे। ठीक है, ये तो शहरों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ था कि जो सौदागर थे वो शहर में रहते थे, लेकिन जो काम जाता देहात में चलता था। ठीक है, से 8वां क्वेश्चन होगा। 8वें में फिर दूसरे का बोला गया कि इस शहर को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता है। तो फिनिशिंग सेंटर किसको? लंदन को जाना जाता है, ये रहा। उसके बाद
उत्पादन की आदि औद्योगिक व्यवस्था, आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था इसके प्रकार भिन्न है, तो वो लाइन भी यहाँ पे लिखी हुई है ये रही। तो इस तरीके से पूरा उठा कर लिख दोगे 2 नंबर के में हो जाएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन, 9वें क्वेश्चन में क्या बोला है, मानचित्र दिया हुआ है 2 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें इस तरीके से स्थान ऑलरेडी मैप में फिल होंगे ए और बी। सिंपली आपको इसको पहचानना है कि सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिनिवेश कहाँ हुआ था। लाइन बनी है ऑलरेडी मैप में। ठीक है, जैसे मैप दिखाते हैं आपको एक बार। ठीक है, ये रहा मैप। ठीक है, इसमें ए और बी ये बना हुआ है। ठीक है, बस आपको स्थान का नाम लिखना है। आपको पता है ये स्थान कौन सा, सिंपली नाम लिख दो। यह स्थान कौन से, ये नाम लिख दो। ठीक है, बस इस तरीके से स्थान का नाम लिखना है। क्लियर, इस तरीके से खंड क कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन। ठीक है, खंड ख पे, खंड ख होगा जो भूगोल के बुक से आएगा 20 नंबर का 10वां। तो देखो 10वें में बोला गया है, ये भी एमसीक्यू के होंगे खंड ख में भी। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनिवेश किस वर्ष लागू हुआ था। ठीक है, किस वर्ष हुआ था ये लागू, तो ये हुआ था 1972 में। कब, 1972 में। इस तरीके से बताना है। 11वां, उसमें आपको मृदा की पहचान करने की कौन सी मृदा है। इस मृदा का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निस्सालन के कारण हुआ है। ठीक है, किसका निशान की, यह मृदा काजू की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। तो ये कौन सी मृदा का जिक्र किया जा रहा है इसमें, तो इस मृदा में कौन सी मृदा का, यह लेटराइट मृदा का जिक्र किया जा रहा है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से पूछा जाएगा, कोई भी मृदा का आपका पूछ लेगा और पक्का आएगा। उसके बाद 12वां, भोरेदेव डाकव सोचूरी या सोनचूरी। ठीक है, भारत के किस राज्य में अवस्थित है, किस राज्य में स्थित है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। और एक क्वेश्चन आपका खंड ख में मिलान वाला होगा, इसमें कोई भी गलत मिलान की पहचान करने के पक्का आएगा। ठीक है, और ये आपका इसी मृदा का ही आएगा, याद रखना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा 13वें, वो बनेगा लाल मृदा जो सेब की कृषि होती है। ये गलत मिलान है। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना होगा। तो इस तरीके से 13वें तक आपके खंड ख में MCQ हो जाएंगे। 14 क्वेश्चन होगा सिर्फ 2 नंबर का, जिसमें एक ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, संसाधन का अति उपयोग किस बिना, ये बोला कि क्या संसाधन का अति उपयोग किए बिना भी विकास संभव है। बोला कि संसाधन का अति उपयोग यानी सबसे ज्यादा उपयोग करे बिना, हम संसाधन का कम प्रयोग करके भी अपना विकास कर सकते हैं। तो इसका उत्तर देना है 2 नंबर में। ठीक है, 3 पॉइंट लिखने होंगे। बात 15वां क्वेश्चन, इसमें वन के संरक्षण के लिए भूमि पर संक्षिप्त नोट है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, पक्का आएगा वन के ऊपर। ठीक है, लिख लो, वन के संरक्षण के समुदायों की भूमिका, यानी कि वन को कैसे बचाए, सुरक्षित कैसे करे। ठीक है, वही चीजें होगी। और बात 16वां क्वेश्चन होगा, इसमें ऑप्शन दिया होगा, ऊपर वाला फिर नीचे वाला करो। 3 नंबर का रहेगा 16वां पक्का। ठीक है, इसमें जल की मात्रा यानी जल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो जल संरक्षण के बारे में पूछ लेगा कि जल संरक्षण के 3 पारंपरिक विधि बताइए कि जल को कैसे बचाए। ठीक है, वो बताना है। या फिर जल की मात्रा को ना तो घटाया जा सकता है ना ही बढ़ाया जा सकता है, कथन की व्याख्या करनी है। यानी जल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां जो 5 नंबर का होगा, इसमें 5 नंबर में क्या पूछ लेगा, जो मृदा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मृदा 5 नंबर का होगा। इसमें ऑप्शन दिया होगा, ऊपर वाला फिर नीचे वाला का। इसमें शैक्षिक संसाधन से रिलेटेड पूछ लिया कि बाद के संदर्भ में संसाधन नियोजन की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिए, बताना है। ठीक है, या फिर इसके अर्थ में पूछ लेगा कि बाद में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदा की एक संक्षिप्त नोट लिखे, यानी आपको बाद में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है उसके बारे में लिखना है। इस तरीके से आएगा, क्योंकि आपका इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो जो खंड ख है आपका, ये भूगोल की बुक से, तो भूगोल से रिलेटेड जितने भी मृदा वाले क्वेश्चन वो आएंगे। ठीक है, याद रखना। उसके बाद 18 बांधों का नाम दिया होगा। ठीक है, 3 नंबर का होगा। अब इसे मैप का ही आएगा, इसमें कुछ भी दे जाएगा, बांध या फिर कुछ और भी आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, सिंपली आपको मैप में उनका बढ़ना होगा कि जिसे बोला है ये सलाल बांध कहाँ पे है, सिंपली आपको एरो से दिखा के नाम लिखना होगा। इस तरीके से 3 नंबर का आएगा। ठीक है, भूगोल से। अब उसके बाद खंड ख कंप्लीट, उसके बाद खंड ग भी आपका 20 नंबर का होगा। ऊपर ऐसे 40 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। खंड ग होगा जो राजनीतिक विज्ञान से रिलेटेड होगा, यानी आपके जो संविधान है उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। जैसे कि 1956 के कानून के द्वारा श्रीलंका में किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया, किस धर्म को किया गया था। ठीक है, तो 19वें में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म को किया गया था, ये बताना है। ठीक है, उसके बाद 20वां, नीचे आपको 2 प्रकार प्राकथन दिए होंगे, विकथन और कांड, दोनों को पढ़ते हुए आपको आंसर देना है। जैसे कि 20वां, भारत में महिलाओं में साक्षरता की दर पुरुषों की अपेक्षा अभी भी कम है। हाँ, मैं क्योंकि जो भारतीय समाज है अभी भी पितृ प्रधान है, नहीं जो पुरुष है उस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, महिलाओं को पैदा होते मार दिया जाता है, इस तरीके से बोला गया है। ठीक है, ये सही है, हाँ जी सही है। इन दोनों में एक ही बात की हाँ की गई है कि जो भारत में महिलाओं की साक्षरता पुरुषों से कम है, क्योंकि यहाँ पे पितृ प्रधान है। ठीक है,
तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अभिकथन ए कारण आर दोनों से ये आर्य की सही व्याख्या करता है, इस तरीके से हो जाएगा। और भाई 21वां, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची कौन सी? 8वीं अनुसूची में इनमें से किस भाषा को शामिल नहीं किया गया? जब भी भाषा का जिक्र हो, ठीक है, तो वो होगी जर्मनी। जर्मनी भाषा को नहीं इंक्लूड किया गया, शामिल नहीं किया गया। उनका तमिल है, हिंदी है, पंजाबी, लेकिन जर्मन नहीं है, ठीक है। उसके बाद 22वां, सही मिलान करके उचित विकल्प का चयन कीजिए। यानी आपको सही विकल्प बताना है, जैसे कि संघ सूची। आप बताएं संघ सूची क्या है? संघ सूची है ठीक है संचार से। राज्य सूची में क्या आता है? सिंचाई। और जो समवर्ती सूची में क्या आता है? गोद लेना। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सिंपली मिलान बतानी होगी। उसके बाद 23वें में आपको कथन दिया हुआ 1 और 2 दोनों को पढ़ते हुए आंसर देना है। जैसे कि कथन फर्स्ट, श्रीलंका 1947 में आजाद हुआ था, ये बात सही है? नहीं, गलत। श्रीलंका में गिराई हुआ, ये भी सही है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। इस तरीके से बताना होगा। वह 24वां, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यानी यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है वो बताना है, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय है 24वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्रुसेल्स में, ठीक है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 24वें तक एमसीक्यू का आएगा खंड ग में, ठीक है। उसके बाद 25वां क्वेश्चन, 25वें में यहाँ पे संक्षिप्त नोट लिखना आएगा, 11 लिख लो। 2 नंबर का आएगा नोट लिखना। इसमें क्या होगा? सत्ता के क्षैतिज वितरण या सत्ता के ऊर्ध्वधन विवरण, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर विवरण के बारे में आपको बताना होगा। यानी सत्ता से रिलेटेड एक नोट लिखना आपका पक्का आएगा, याद रखना 2 नंबर के वे। उसके बाद 26वें में क्या होगा? कोई भी आपको धर्म या राजनीतिक के आपसी संबंध पर, यानी आपको कोई भी दे दे तो महात्मा गांधी दे देगा, जवाहरलाल नेहरू दे देगा, भीमराव अंबेडकर दे देगा, उसके विचारों को स्पष्ट करना होगा। यानी ये क्वेश्चन इस तरीके से 3 नंबर का आएगा, ठीक है। यानी उनके जो विचार होते हैं उनके बारे में बताना होगा, क्या विचार है इससे रिलेटेड। 3 नंबर का आएगा, 4 पॉइंट लिखने होंगे। बस 27वां ऑप्शन है ए या फिर बी में से कोई एक करना है, ठीक है। 5 नंबर का होगा। इसमें क्या होगा? इसमें मूल्यांकन करना होगा, भारत की भाषा नीति का मूल्यांकन करना होगा, या सत्ता का विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। इन दोनों में से पक्का 5 नंबर की में आएगा, तो कर जाना, ठीक है। इस तरीके से पूछ लेगा। वह 28वां 4 नंबर का होगा। इसमें क्या होगा? इसमें अनुच्छेद दिया होगा, जैसे आपने उत्तर खंड कै में किया वैसे ही होगा इसमें 28वें में भी, ठीक है। अब इसको देखते हैं। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणामों पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली है, और कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं है। लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप उन्हीं संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। इस स्थिति के चलते अब भी उचित तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों की पहुंच वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज़्यादा काम करती है, पर उसको ज़्यादा काम करने के पैसे नहीं मिलते, इसलिए अक्सर उसके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। नहीं, वही बताया गया कि महिलाओं से ज़्यादा काम करवाया जाता है पुरुषों की तुलना में, ठीक है। 1976 के समान मजदूरी से संबंधित अधिनिवेश में कहा गया है, अधिनियम है ना, उसमें कहा गया है कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। जितना काम करेगा उतनी ही मजदूरी उसको मिलेगी। बहरहाल काम के हर क्षेत्र में, यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक, कल कारखानों से लेकर खेत खलिहानों तक, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, यानी कम मजदूरी उनको दी जाती है सैलरी, भले ही दोनों ने समान काम किया हो। बाद के अधिनिवेशों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है, लड़की को जन्म लेने से पहले ख़त्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता से पनपते हैं। इससे देश का बाल शिशु अनुपात प्रति 1000 लड़कियों पर लड़कों की संख्या गिरकर 1919 रह गई है। इस तरीके से बताया गया है, ठीक है। अब इसमें कुछ इस तरीके से पूछेंगे। 4 नंबर का होगा, शुरू वाले 1 नंबर, फिर 2 नंबर। 1976 के समान मजदूरी संबंध अधिनियम का मुख्य प्रावधान क्या है? ये प्रावधान बोला गया तो 1976 में समान मजदूरी का प्रावधान ये था अधिनिवेश में कि समान काम के लिए समान मजदूरी मिले। तो इस तरीके से ये लिख दोगे ये। भारत में ऊंची संख्या वाले और ऊंचे पदों पर पहुंच वाली महिलाओं की संख्या कम क्यों है? तो इसका आंसर भी इसी में लिखा हुआ है, देखो ये रहा। भारत में औसत स्त्री पुरुषों की तुलना में रोजाना 1 घंटे कम से ज़्यादा काम करती है। इस तरीके से लाइन बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। भारत में घटते
बढ़ते बाल शिशु अनुपात के प्रमुख कारण का विश्लेषण करना है। क्या कारण है? तो इसका जो कारण है यहाँ से हो जाएगा, भारत में अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़कों की चाह होती है, लड़की को जन्म लेने से पहले खत्म कर दिया जाता है। इस तरीके से यहाँ तक हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना होगा 28वां कंप्लीट। ठीक है, खंड गया इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, आसान है। उसके बाद खंड गया पूरे पेपर का आखिरी होगा 20 नंबर का 29वें से। इसमें आपको कुछ सूची दी हुई है, सारणी को पढ़ते हुए आंसर देना है, जिसकी मानव विकास रिपोर्ट, यह मानव विकास रिपोर्ट है 2020 की, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम न्यूयॉर्क की। इसमें जन्म के समय सर्वाधिक संभावित आयु के विषय में कौन सा क्रम सही है, वो क्रम बताने कौन से क्रम सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, डी क्रम सही है। पहले पाकिस्तान, ये रहा, ठीक है, उसके बाद श्रीलंका है, ये रहा, उसके बाद है म्यांमार, ये रहा तीसरे नंबर पर, चौथे पे बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद फिर इस तरीके से हो जाएगा नेपाल, फिर भारत आखिर में। इस तरीके से बताना है। ठीक है, यानी यहाँ पे इस चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, सकल घरेलू ये बताना था। उसके बाद 30वें में गलत मिलान की पहचान करनी, वही मिलान बताना होगा। प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड कौन कौन से है, द्वितीय तीसरे क्षेत्र कुछ भी पूछ लेगा, लेकिन क्षेत्र से रिलेटेड ही होगा। इसमें बोला है गलत मिलान की पहचान करनी है। तो 30वें करेक्ट आंसर, प्राथमिक क्षेत्र में बैंकिंग नहीं आता। ठीक है, यानी प्राकृतिक चीज़ें होती है वो प्राथमिक क्षेत्र में आती है। डेयरी ये प्राकृतिक चीज़ होती है, मत्स्य प्राकृतिक होती है, कृषि प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करके काम करना। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में इंक्लूड होता है। तो बैंकिंग नहीं है प्राथमिक क्षेत्र में, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 31वां बी कथन कांड दिया हुआ है, दोनों को पढ़ते आंसर देना। जैसे बी कथन है, एक देश की अर्थव्यवस्था पर संकट का असर दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण ने देशों की अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ दिया। एकदम सही बात बोल रहा है। जब एक देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी तो दूसरे की भी खराब होगी, क्योंकि वैश्वीकरण ने इसमें अर्थव्यवस्था एक दूसरे की जुड़ी होती है। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अभिकथन सही है, कांड आर सही की व्याख्या करता है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर? जवाब 32वां 1 नंबर का होगा। इसमें क्या होगा, मानव विकास। इसमें क्या होगा, विकल्प का चयन करना है। आपको बताना है कि कथन को पढ़ते हुए कि सही विकल्प क्या है। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तय किया गया एक समग्र सूचकांक है। ठीक है, मानव विकास इसके बारे में बोला है। इसे माप के लिए लंबी उम्र, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय मापदंड है। विकास और नियम, ठीक है, निम्न विकासशील देशों के अनुसार देशों को रैंकिंग की जाती है, देशों की रैंकिंग की जाती है। इस नंबर पे ये, इस नंबर पे ये है। ठीक है, विश्व बैंक जीवन की गुणवत्ता के आधार पर मानव विकास की रिपोर्ट तैयार करता है। इस तरीके से कुछ भी दिया जाएगा और पूछा जाएगा सही विकल्प क्या है। तो इसमें जो सही विकल्प आपका होगा वो हो जाएगा 2 और 3, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, कि इसमें साक्षरता, प्रति व्यक्ति ये चीज़ें होती है और ये भी सही है। इस तरीके से सेकंड और थर्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा बी करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट 33वां, इसमें विषम की पहचान कीजिए। हमको विषम की पहचान करनी है, क्या है। तो इसमें करेक्ट आंसर सी, डाकिया, मोची, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल, ये होगा करेक्ट। इस तरीके से बताना होगा। ठीक है, बात 34वां, मुद्रा का आधुनिक रूप, यानी जो मुद्रा है उसका आधुनिक रूप क्या है। आधुनिक रूप में भी मुद्रा किस तरीके से आप यूज़ करते हो, पैसे, करेंसी, कागज के नोट, उस तरीके से यूज़ करते हो ना, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक रूप क्या है, कागज के करेंसी नोट। ठीक है, ये होगा करेक्ट डी। इस तरीके से बताना होगा। उसके बाद 35वां होगा 2 नंबर का। इसमें असंगठित क्षेत्र या फिर संगठित क्षेत्र, इससे क्वेश्चन आएगा, जिसमें इसमें असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण होता है। आपको इस पर विचार देना, आपको बताना है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र क्या होता है, जो संगठित नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इसमें बिना तनख्वाह, मतलब सरकारी नौकरी इसमें नहीं होती, उससे रिलेटेड आपको बताना है कि उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता है। इस तरीके से 2 नंबर का आएगा। ठीक है, और बाद 36वां 3 नंबर का होगा। इसमें इस तरीके से पूछ लेगा कि कुछ भी उदाहरण दे देगा, उस कथन की आपको पुष्टि करनी होगी, उसके बारे में कुछ बताना होगा 3 नंबर के में। ठीक है, 37वां होगा। 37वां ऑप्शन दिया होगा, ऊपर वाला फिर नीचे वाला करो, और संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र की तुलना करनी आएगी, यानी को अंतर करना होगा। तुलना अंतर एक ही चीज़ होती है। ठीक है, या फिर निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर करना होगा। 5 नंबर का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आएगा ही आएगा, याद रखना। ठीक है, उसके बाद 38वें में आपको इसी तरीके से अनुच्छेद दिया होगा 4 नंबर का। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको इनको पढ़ते हुए आंसर देना अनुच्छेद को। जैसे इसमें क्या बोला है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी होती है, जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यानी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से अलग भी एक क्षेत्र है जो तृतीय क्षेत्र होता है। इसमें क्या होता है, तृतीय क्षेत्र में जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र होते हैं उसके विकास में मदद करता है। ठीक है, ये गतिविधि स्वयं वस्तु का उत्पादन करती है, यानी जो ये तीसरा क्षेत्र है ये स्वयं वस्तु का उत्पादन नहीं करता, बल्कि जो उत्पादन प्रक्रिया है उसमें सहयोग देता है, मदद करता है। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा जो वस्तुएं होती है बनाई होती है, उसे थोक या फिर खुदरा
विक्रेता को बेचने के लिए यह ट्रकों ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन एवं व्यापार में सहजता के लिए टेलीफोन पर दूसरों से बातचीत करने या प्रचार या बैंक में ऋण लेने की भी आवश्यकता होती है। परिवहन, भंडार, संचार, ये बैंकिंग सेवा आदि तृतीय क्षेत्र गतिविधि के उदाहरण होते हैं। नहीं, तृतीय क्षेत्र में जो होता है वो प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र की सहायता करता है तृतीय क्षेत्र, ठीक है। ये चीज़ें होती है, इसमें बैंकिंग, परिवहन, संचार, ये चीज़ें शामिल होती है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे जो 1-1, 2 नंबर का होगा। इसी अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र किसे कहते हैं? तो तीसरा क्षेत्र वह होता है जो प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र की सहायता करता है, ठीक है। जैसे ये रहा, ये गतिविधि यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उत्पादन यहाँ से होगा, ठीक है। यहाँ से कट हो जाएगा कि दोनों क्षेत्रों से भिन्न होती है। गतिविधि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करता है। इस तरीके से लाइन हो जाएगी। द्वितीय क्षेत्र का एक उदाहरण देना है। अब तृतीय क्षेत्र का उदाहरण क्या है? परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक, ये उदाहरण है। उसके बाद तीसरा, तृतीय क्षेत्र हाल के दिनों में क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र की सहायता करता है, ठीक है। जिसमें यही सारी लाइन हो जाएगी जो इसमें लिखी हुई है। इसमें कुछ भी लाइन उठा कर लिख दो, आपके करेक्ट हो जाएगी, 2 नंबर का होगा। इस तरीके से हो जाएगा 38वां, ठीक है। इस तरीके से पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 38 के 38 हो जाएंगे, इस तरीके से आएंगे, ठीक है। और ये मैप को कट करके लगाना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा पेपर था जो मैंने आपको समझा दिया। अब बिना किसी देरी के अपने फ्रेंड्स के पास ये वीडियो सेगा तो इसी तरीके का पेपर आपका बन के आएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी टॉपिक्स पर, ठीक है। तो तैयारी अच्छे से कर लेना, अपनी पूरी प्रिपरेशन करके जाना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके इसी टॉपिक पर होने वाले एक पर रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। तो जुड़े रहना चैनल पर। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।